ये ईपीएस 95 का मुद्दा कितना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में करीब करीब 10 करोड़ लोग ईपीएस 95 के तहत जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ वोटर इंडिविजुअली, और उनके परिवार को जोड़ देंगे तो 20 करोड़ से ज्यादा वोटर बैठेगा अगर दो ही लोगों को जोड़ेंगे तो। इसलिए ये आज के वक्त में हर पेंशन का मुद्दा बड़ा, बहुत बड़ा पेंशन मुद्दा है। ईपीएस ले लीजिए, ओआरओपी ले लीजिए, ओपीएस ले लीजिए, हर मुद्दे के तहत आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये सिर्फ पेंशन कम्युनिटी, मैं पेंशन कम्युनिटी ही कहूंगा, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि इस सरकार को भारी पड़ जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो आप लोगों का प्रोटेस्ट शुरू होगा वो जीत के ही खत्म करेंगे या फिर आश्वासन पे वापस चले जाएंगे? जीत के खत्म करेंगे। 30 साल से मुझको आज भी 800 रुपया पर मंथ पेंशन मिलता है सर। ये ना रिवाइज हुआ है, ना हमें डीए मिलता है। तो ये बताइए कि हम उसमें दवा ले, हम उसमें भोजन करें या हम कपड़ा पहने। दोस्तों नमस्कार। क्या मौजूदा सरकार इस देश के पेंशनरों से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है? मैं बात कर रहा हूं ईपीएस 95 के पेंशनर हो या एनपीएस के वाले पेंशनर हो या ओआरओपी की बात करें, हर पेंशनर इस देश में आज के वक्त में विरोध में रोड पे उतरा हुआ है। अभी मैं बात कर रहा हूं ईपीएस 95 के तहत जो पेंशनर हैं वो लगातार अपना विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत जो दिसंबर में उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था दिल्ली के अंदर में, जब संसद चल रहा था। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया और वो लोग वापस अपना धरना ले लिए और आमरण अनशन को खत्म कर दिया और उस आश्वासन को लेकर के वो चले गए थे। लेकिन कमांडर राउत जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि 31 दिसंबर तक कुछ नहीं होता है तो वो दोबारा से ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ रोड पे उतरेंगे और सरकार को अपना विरोध दिखाएंगे। उसी के तहत 31 दिसंबर तो बीत गया 2023, हुआ तो कुछ भी नहीं। अब जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उन्होंने फैसला लिया है कि इस जनवरी में अलग तरीके से और अलग अलग तरह से अपना विरोध सरकार को दिखाएंगे। उसी के तहत एक फैसला लिया गया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 12 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं कि ईपीएफओ के अलग अलग ऑफिस पे देश के हर जगह पे ईपीएस के जो मेंबर्स हैं पेंशन के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिर 30 जनवरी से लगातार दिल्ली के अंदर में आमरण अनशन पे बैठेंगे। हमारे साथ अलग अलग राज्य से लोग जुड़े हुए हैं और जो ईपीएस के मेंबर्स हैं और ईपीएस के पेंशनर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार जो उनकी बात नहीं सुन रही है तो आगे की रणनीति क्या है, और 2024 का इलेक्शन भी सामने है तो क्या उनको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले सरकार उनकी बात सुनेगी? क्योंकि करीब करीब 10 करोड़ वोटर्स, इंडिविजुअल परिवार को छोड़ दीजिए तो 10 करोड़ वोटर्स का ये सवाल है। तो इतने बड़े तादाद में अगर वोटर्स की दांव स्टेक पे लगी हो तो क्या सरकार इनकी आवाज को सुनने से मना कर सकती है? सबसे पहले कमांडर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आप लोगों ने एक धन्यवाद। फैसला लिया है कि आप लोगों ने एक फैसला लिया है कि जनवरी 2012 से आप लगातार ईपीएफओ के अलग अलग ऑफिसों पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो आगे का प्लानिंग क्या है ये थोड़ा बताइए, फिर बात करते हैं अलग अलग राज्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 12 तारीख से उनका क्या प्लान है अपने राज्यों में। देखिए, अभी हमारा जो प्रश्न है वो कई कौन कौन सी जगह पे उसका अटका हुआ है। एक तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसके जो 31 सांसदों की समिति है और जिसके चेयरमैन आदरणीय भर्तृहरि महताब जी है, ये इनका रिपोर्ट अभी तक वित्त मंत्रालय को पहुंचा नहीं है। वहां पर एक हमारे जो रिकमेंडेशन है, हमारी वहां पेशी हुई थी, साक्षी हुई थी, विटनेस हुई थी पार्लियामेंट में, तो उसका रिपोर्ट फाइनली अभी तक गया नहीं क्योंकि श्रम मंत्रालय से उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया गया नहीं। तो ये हमारा मुद्दा श्रम मंत्रालय पे अटका हुआ है और मैं अभी इस आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर के पार्लियामेंट्री की जो कमेटी है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन या अपना मत प्रदर्शित करें लिखित में।
तभी वो रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, स्पीकर के पास जाएगी, बाद में जो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगी। चलिए, ये तो तो ये एक प्रोसीजरल यहाँ चीजें पे हैं सर, ये तो प्रोसीजरल चीजें आप कह रहे हैं, जो कि होना होता तो कब का हो भाई चुका होता, उसी जो पे आप कह रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ। हम्म, तो इसलिए हम 31 जो सांसद है जो स्टैंडिंग कमेटी के, उनको घेराव करेंगे, उनको सवाल पूछेंगे। और दूसरी बात, सभी सांसदों को हमारे लोग मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि या तो हमारा काम करो, या हम अगले इलेक्शन में, वो किसी भी पार्टी के हो, या तो हमें सपोर्ट करके हमारा काम करने में मदद करो, सरकार पे दबाव डालो। अगर आपसे नहीं होता है तो हम भी आपके फिर खिलाफ काम करेंगे अगले इलेक्शन में। ये लोग अपने अपने सांसदों को बोलने वाले हैं। उसके बाद 12 तारीख को हम पूरे जो ईपीएफओ के ऑफिसेस है उस पे हम मोर्चा निकालेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ईपीएफओ के खिलाफ, जो कि अपना पैसा, हमारा इंटरेस्ट का पैसा भी देने को आज तक राजी नहीं है, उसको हम घेरेंगे और बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये इसका प्रोग्राम हमने पब्लिश किया है। मैं आपको भी भेज दूंगा, आपने भी देखा होगा। सभी ग्रुपों में हमने डाला है और पूरा देश इस संघर्ष के लिए अभी तैयार है। ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि दर्शकों को कि करीब करीब जो ईपीएफओ का साइट है उस पर जाएंगे तो 8.5 करोड़ से ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और करीब करीब 2021 का आंकड़ा उनका कह रहा है, मार्च 31 2021 तक का, कि 58 लाख से ज्यादा रिटायर्ड पेंशनर हैं जो इस पेंशन के तहत आते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस भारत के अर्थव्यवस्था को के रीढ़ माने जाने वाले गैर सरकारी एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आज के वक्त में वो रोड पे रिटायर होने के बाद सरकार से अपनी ही पेंशन की मांग कर रहे हैं। जबकि पेंशन जब वो कटवा रहे थे तो इस उम्मीद में थे कि जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टाइम में वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बुढ़ापे का सहारा क्या बनेगा? अब सरकार ही लगता है कि उसी पेंशन के सहारे देश चलाने पे तुल गई है, कि तमाम तरीके के पेंशन से जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश में, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, दुखद है और दुर्भाग्य है हमारे देश का। जहां बुजुर्गों का सम्मान करना इस देश की संस्कृति रही है, उस संस्कृति में कितना बड़ा डेंट लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग अपने ही पेंशन के लिए रोड पे हैं। खैर, मैं चलना चाहूंगा आपके पास, अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बालाजी आप कहां से हैं और आप बताइए अपने बारे में जरा। Yes, sir. Good morning, everyone. या As per the directive of the Central Committee, we have our commanders have also told you, apprised you. So, as such, in Tamil Nadu, we will be doing programs. I couldn't understand the Hindi what it has been you can raised go ahead up. with the English, no So I problem at understood it all. clearly. Yeah. Yeah, it means am I correct if I say that the discussions are on regarding the educational programs which we are going to conduct in the near future, subsequent to our Jantar Mantar and Ramleela Maidan. Am I right, sir? Correct. So you are asking me for the programs which we are going to conduct in Tamil Yes, Nadu. I'm Correct, sir? asking you, And in just a South moment, India. I'm asking you, I'm asking you the program which was decided by the committee NSC, that from the 12th of January, you people are going to protest on the EPFO office. In this regard, how you are going to protest in the Tamil, because you are in the Tamil Nadu, what is your planning over there? And how many people are going there to in Tamil protest? Nadu. Yes, sir. In Tamil Nadu, we have selected few places like Salem, Chennai, Trichy, and Madurai, as well in Coimbatore. We'll be doing a road rocco and we'll be doing agitation at EPOFO office and we'll be submitting the memorandum. And subsequently, in 31 MPs of standing committee from Tamil Nadu, we are having 4 MPs are there. So we'll be meeting them not only to submit memorandum, we are going to discuss with them, enlighten, explain them about the pensioners' struggle and the necessity for EPFO to give the increased minimum pension and how they can make it, justifying it. Those things we want to explain them about it. And subsequently, we have from Tamil Nadu, we have one CBT member. So we will also be again explaining them, and we will be making pressure on them to see that in subsequent meetings they will talk for the pensioners' benefit, EPS 95 pensioners' benefit. Subsequently, at the same time, even from Karnataka, different
districts also, they are going to have adopt the same strategy, and also from Telangana and Andhra Pradesh also, the same strategies will be taking place. My Hope I am question clear, to sir. you is that do you think that in coming 2024 general election, this APS pensioner issue will be hot, and the EPS pensioner will looking forward to get their solution done before the election? Yes, sir. I think this is going to be one of the important point of talk during the election, sir. Because Right. as such, most of the parties, they were thinking that EPS pensioners doesn't make a vote bank. We do have a vote bank, sir. Correct. We Okay. are having 91 crore pensioners, 91 crore voters in India, sir. Of that, around 70% are voting. In that 70%, it makes to around 64 crores. In that 64 crores, the 75 lakh pensioners, as they say, because if one pensioner can garner 10 votes, it will be around 7.5 crore votes, which is more than 12 to 13% of voters population in India who are voting. Yeah. So they can total make, voter because most population of the is MP around constituency- 100 crore as per the current data. Anyway, I'd like to come to current the data is 91 crore. yeah, current data is but it 91 is around crores. 100 crore they are saying right now, because it is increased, because there is no caste census is not there, census is not there. That's why everybody is estimating. Okay. Yeah, just a minute. I'll come to the Ejaur Rahman. Mr. Rahman, I would like to listen from you. आप किस राज्य से आते हैं ये बताइए पहले. सर हम छत्तीसगढ़ से आते हैं. और कपड़े छत्तीसगढ़ की में मिल क्या प्लान है जी? छत्तीसगढ़ में क्या प्लान है? 12 जनवरी से जो ईपीएफ ऑफिस का घेराव है, उसमें आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं उसमें? सर हम लोग इतने परेशान हैं कि कुछ पूछिए मत. अब हमारी सभी सरहदें पार हो चुकी है. मैं पहले आपका धन्यवाद दे दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब भी दूंगा कि आपने हमारी बात को सुन के आप हमारी अपने मीडिया के द्वारा हमारी बात को आप आगे पहुंचा रहे हैं. हमारी प्लानिंग ये है सर, 12 तारीख को हम हाथ जोड़ के ईपीएस ऑफिस के सामने जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जो हमें आदेश दिया है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से पालन करते हुए विरोध दर्शाएंगे कि मैं एजाजुर रहमान 20 साल से मुझको आज भी 800 रुपया पर मंथ पेंशन मिलता है सर. ये ना रिवाइज हुआ है, ना हमें डीए मिलता है. तो ये बताइए कि हम उसमें दवा ले, हम उसमें भोजन करें या हम कपड़ा पहने. 800 रुपये में 2 व्यक्ति हम. आपकी आवाज भी चली गई, म्यूट हो गए आप. आपकी गुजारा तो हो ही नहीं सकता. चलिए, तो वो तो यही परेशानी तो बेसिकली यही है. इसी की वजह से ईपीएस 95 के पेंशनर रोड पे हैं. कितने साल आपने नौकरी करी थी? सर हमने 30 साल नौकरी करी थी. किस 30 ईयर. किस चीज में थे जी? एज जी सर, हम अकाउंट सेक्शन में असिस्टेंट अकाउंट्स थे हम, एज ए क्लर्क. राइट. तो दर्शक को यह समझना पड़ेगा कि 30 साल नौकरी करने के बाद लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, और जब वो पेंशन पे अपना पेंशन कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो कभी भी इस दिन की कल्पना नहीं की थी. खैर, मैं आना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं एसएन अम्बेडकर साहब. एसएन अम्बेडकर साहब, बताइए अपने बारे में, किस राज्य से हैं आप और क्या प्लानिंग है? आप क्या करने जा रहे हैं अपने संगठन के लिए? हाँ सर, आप हमारा इंटरव्यू ले, इसलिए आपको मैं आपका याद करता हूँ. सर मैं महाराष्ट्र से हूँ. एसएन अम्बेडकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में जो है ना, बुल्ढाने में पिछले 5 साल से श्रृंखला अनशन चल रहा है. लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई मिनिस्टर या कोई खासदार एमपी आया नहीं है. ये हमारे वास्ते बहुत खेद की बात है. हमारे कमांडर अशोक राउत साहब के साथ 9 साल से हम काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र में सभी जिले में ये संगठन बहुत मजबूत है. और साहब ने जो अभी 30 तारीख से दिल्ली में जो अनशन का प्रोग्राम लिया है, भारी संख्या में महाराष्ट्र से लोग आएंगे. इसके पहले 12 तारीख को हमारा जो औरंगाबाद चीफ ईपीएफओ का ऑफिस है, उस ऑफिस पे हम मोर्चा लेके जाएंगे और वहां पर एक दिन का हम वहां अनशन करेंगे. इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, क्यों?
तो माननीय पंतप्रधान साहब ने 2 वक्त हमको आश्वासन दिया है कि आपका काम करेंगे, और मोदी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें पूरी गारंटी है कि अभी ये महीने के आखिर तक हमारा काम हो जाएगा। ऐसा हिंगोली में हमारे जो श्रम मंत्री जी भूपेंद्र यादव साहब है, उन्होंने राउत साहब के सामने हमें आश्वासन दिया है कि बेटा अगले महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस जनवरी के एंड तक हमारा काम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास एक ही हथियार है कि वो हमारा वोट, कि जो सरकार को बना भी सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। हमारे 75 लाख पेंशनर है, कम से कम 7 कोटि कार्यरत कर्मचारी है स्कीम में। हम अगर निर्णय ले लिए तो ये सरकार गिरा भी सकते हैं और इस सरकार को ला भी सकते हैं। अगर सरकार ने हमारा काम किया तो हम सरकार को फिर दोबारा चुन के लाएंगे। अगर काम नहीं किया तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सरकार खाली आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये संदेश सब पेंशन में जाएगा और आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमारी संगठन की ताकत, हम पूरे ताकत के साथ 27 राज्यों में हमारा संगठन है, हम जरूर बताएंगे। इतना मेरा कहना है। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि हमारा समस्या का समाधान जो करेगा हम उसी को गद्दी पे बिठाना चाहें। इस देश की बड़ी विडंबना रही है, जब से आजादी के बाद से ही मैं बात कर रहा हूं, जब से चुनाव होता रहा है, लोगों की समस्या अगर पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद खड़ी कर दी तो अगला चुनाव लड़ेंगे किस मुद्दे पे? तो इस देश की जनता की समस्याओं को मुद्दा बना बना के चुनाव दर चुनाव राजनीतिक पार्टियां कुर्सी पे बैठती चली जाती है, लेकिन जनता की समस्या वहीं की वहीं रहती है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर इस देश की जनता की समस्या खत्म कर दी जाए तो चुनाव का मुद्दा क्या बचेगा फिर? तो उस मुद्दा को भी जिंदा रखना है, जनता को भी इतना दे के जिंदा रखना है कि ताकि वो वोट देने के लिए जिंदा रहे। तो समस्या तो रखना ही पड़ता है, ऐसा नजर आ रहा है। आप किस राज्य से हैं, पहले ये बताइए। Pardon? You are from which state? I am from Telangana state, Hyderabad. Telangana state. Okay. So as per the program given by the NAC from 12th of January, how you are going to act in your state? As per our central team, we are already conducting local meetings and we are planning to join at Jantar Mantar hunger strike. Okay. On 12th February. Okay. Okay. But on the 12th January, they said that they are going to conduct the protest all over the states on the EPFO office. So you are also going to do the same in your state? Yes, sir. Yes. Commander Saab, so what is the conclusion right now after the 12th? What is your program? Our conclusion will only come after we win. And After definitely we have to win. We have no other option but to win. और इसीलिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन है जो अभी बहुत बड़ा जागरूक हुआ है। रामलीला ग्राउंड के जो हमारा प्रदर्शन था उसके यशस्वी प्रदर्शन के बाद अभी हम ईपीएफओ को के ऑफिसेस को टारगेट करेंगे, एमपीस को टारगेट करेंगे। हमने खत लिखा है बीजेपी पार्टी के जो 15 लोग हैं जो इलेक्शन के इंचार्ज है, जो उनकी कोर कमेटी है, उनको लिखा है कि आदरणीय जावड़ेकर साहब ने मार्च 2014 में ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद 90 दिनों में काम करेंगे। अब 10 साल हो गए, हमारा काम नहीं हुआ। सर मैं थोड़ा सा टाइम अपने पास का, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो आप लोगों का प्रोटेस्ट शुरू होगा वो जीत के ही खत्म करेंगे या फिर आश्वासन पे वापस चले जाएंगे? जीत के खत्म करेंगे। राजीव भटनागर जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। आप राजीव जी बताइए, इस बार का क्या आप लोगों का इरादा क्या है? ऐसे देश भर में 110 ईपीएफओ ऑफिसेस हैं, यूपी में 10 हैं, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, बरेली, नोएडा, ऐसे करके 10 ऑफिसेस हैं। इस पे हम लोगों का प्रोटेस्ट होएगा 12 जनवरी को और हमारी प्लानिंग चल रही है। और हम लोग बराबर 4 तारीख से जो एमपीज हैं और स्टैंडिंग कमेटी के यूपी में 7 मेंबर्स हैं उनसे हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लोग 2 बार मिल चुके हैं उन लोगों से, उनसे कहेंगे कि आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाइए उसमें। और उसमें से आपको बता दें कि जितने भी हैं इसमें से कभी कोई गया ही नहीं है स्टैंडिंग कमेटी की। उसमें इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है
और इनको पता ही नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी में हो क्या रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग रोटी को तरस रहे हैं और ये इनको पता ही नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी में क्या होने वाला है। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरी तैयारी में हैं और यूपी में जो प्रदर्शन होएगा वो हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि जरा आप दिखाएं तो लोगों को लगे कि कितना बड़ा लोग रोष है इसके प्रति ईपीएस 95 पेंशन। ये ईपीएस 95 का मुद्दा कितना बड़ा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में करीब करीब 10 करोड़ लोग ईपीएस 95 के तहत जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ वोटर इंडिविजुअली, और उनके परिवार को जोड़ देंगे तो 20 करोड़ से ज्यादा वोटर बैठेगा अगर 2 ही लोगों को जोड़ेंगे तो। इसलिए ये आज के वक्त में हर पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा पेंशन मुद्दा है। ईपीएस ले लीजिए, ओआरओपी ले लीजिए, ओपीएस ले लीजिए, हर मुद्दे के तहत आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये सिर्फ पेंशन कम्युनिटी, मैं पेंशन कम्युनिटी ही कहूंगा, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि इस सरकार को भारी पड़ जाएगा इनके डिमांड को ना मानना 2024 में। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सरकार चुनाव से पहले इनकी मांग को मान लेगी और वो सुनिश्चित करेगी कि ये जो वोटर्स है इधर उधर ना जाए। आप भी नजर रखिएगा और आपके पास सारी जानकारी मैं पहुंचाता रहूंगा। फिर मिलूंगा नए वीडियो में और नए जानकारियों के साथ, और इस पे पूरी अपडेट आपको देता रहूंगा। नमस्कार।